नमस्कार, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज ही एक खबर चर्चा में आई है, हरियाणा में निजी नौकरियों में आरक्षण को लेकर करके इस खबर में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं और इससे जुड़े हुए और जो डायमेंशंस हैं, क्या कुछ संवैधानिक प्रावधान है और क्या कुछ चिंताएं जताई गई हैं, इस पूरे मामले में आज की चर्चा टिकी हुई रहेगी। तो आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा भी है कि हरियाणा में निजी नौकरियों को लेकर क्या है पेंच, है ना। इस पेंच को समझने की कोशिश करेंगे और इसकी तह को भी जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा के बिंदुओं की यदि बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूज़ क्या है, उसके बाद हम इसके बैकग्राउंड को, इसकी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद स्थानीय नौकरियों में आरक्षण को लेकर करके क्या कुछ गतिविधियां हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके क्या कुछ लाभ गिनाए जा रहे हैं, इसकी क्या कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस समझ में आ रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और एक कंक्लूजन जो होगा पूरी चर्चा के आधार पर, उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में जो सवाल बन सकता है उस सवाल के बारे में बात करेंगे। चूंकि आज की जो चर्चा है ये शासन व्यवस्था, है ना, गवर्नेंस और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इन दोनों से रिलेटेड है और ये जो विषय हैं ये जीएस के पेपर 2 में आते हैं। इसलिए आज की जो चर्चा का आधार है ये इसी पर टिका हुआ रहेगा। तो आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ की यदि बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ही एक निर्देश जारी किया है। डिसीजन तो नहीं दिया है, कोई जजमेंट नहीं सुनाया है, बल्कि निर्देश जारी किया है। किसे? तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को। किस कॉन्टेक्स्ट में निर्देश जारी किया है इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर जारी किया था 3 फरवरी को। बीते 3 फरवरी को एक स्टे ऑर्डर के माध्यम से उसने कहा था कि हरियाणा विधानसभा के द्वारा जो एक कानून पारित किया गया था उस कानून को रोका जाए। और यह स्टे ऑर्डर लाया गया था क्यों? क्योंकि एक याचिका दायर की गई थी वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में, और उसी के आधार पर यह स्टे ऑर्डर लाया गया था कि हरियाणा विधानसभा ने 75% आरक्षण की जो बात कही है निजी नौकरियों में, किसके लिए आरक्षण? तो हरियाणा की स्थानीय जनता के लिए आरक्षण। कितना प्रतिशत? तो 75%। तो यह जो प्रावधान किया गया है हरियाणा की विधानसभा के द्वारा, इस प्रावधान के अगेंस्ट में याचिका दायर की गई थी और उसी याचिका को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर लाया था। लेकिन हरियाणा सरकार ने इस स्टे ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा है सेट असाइड, है ना। मतलब कि हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के ऑर्डर को इसने अभी दरकिनार किया है और इसे 1 महीने का वक्त दिया है इस पूरे मामले को सही तरीके से एग्जामिन करने के लिए। और इसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो यदि हम इसकी पृष्ठभूमि को देखें, जो मैंने पहले भी कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 3 फरवरी के अंतरिम आदेश को रद्द किया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया भी। हाईकोर्ट के आदेश में क्या कहा गया था, कौन से एक्ट की बात की जा रही थी? वो एक्ट बनाया गया था द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020, है ना। यानी कि वर्ष 2020 में ही यह एक्ट पारित कर दिया गया था हरियाणा विधानसभा में। इसका नाम क्या था? द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स। किसका एम्प्लॉयमेंट? तो लोकल कैंडिडेट्स के एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हरियाणा स्टेट के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया था वर्ष 2020 में, और उसी को इसने रोका था, इसे स्टे किया था। यह जो है नौकरी चाहने वालों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण प्रदान करता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सरकारी नौकरियों की बात नहीं की जा रही है बल्कि प्राइवेट नौकरियों की बात की जा रही है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में यह पूरा का पूरा मामला चर्चा में बना हुआ है। आगे बात करते हैं यहाँ पर और क्या बातें कही गई हैं। इसमें और महत्वपूर्ण चीजें हैं कि निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म इसके अंतर्गत कवर की गई हैं, है ना। चूंकि प्राइवेट जॉब्स की बात की जा रही है तो इन प्राइवेट जॉब्स में जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो नियोक्ता हैं, वो कौन कौन सी नियोक्ता हैं? तो निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट और साझेदारी फर्म को इस एक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था। और इन नौकरियों के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया था कि जो ग्रॉस मंथली सैलरी होती है वह मैक्सिमम
30,000 यानी अधिकतम 30,000 रुपये यदि किसी व्यक्ति की सैलरी है, उसका वेतन है या फिर उसका मासिक पारिश्रमिक है, तो उसे जो है इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो मासिक सैलरी की बात की गई है, रुपये 30,000 के कॉन्टेक्स्ट में इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था। अगला, केंद्र या राज्य सरकार या इन सरकारों के स्वामित्व वाला कोई भी संगठन इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया था। यानी कि इस अधिनियम में केवल प्राइवेट सेक्टर को ही शामिल किया गया था, जिसमें 75% नौकरियों में आरक्षण की बात कही गई थी। 75% आरक्षण की बात यहाँ पर कही गई थी। जो हरियाणा के डोमिसाइल युवक हैं, डोमिसाइल जो व्यक्ति हैं, उनके लिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो 30,000 की बात की जा रही है, पहले 50,000 रुपये तक की बात की गई थी कि 50,000 रुपये की मासिक आय को हम कैप के तौर पर अपनाएंगे, उच्चतम सीमा के तौर पर अपनाएंगे, लेकिन उसे 50,000 रुपये से बाद में घटा करके 30,000 रुपये कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आगे और क्या इसमें कहा गया है, यदि हम स्थानीय नौकरियों में आरक्षण की बात करें तो पहला तो यही है कि स्थानीय लोगों को इसमें वरीयता देने की बात की जाती है, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, जिस किसी भी राज्य में जो लोग हैं, उनको प्राथमिकता देते हुए, उन्हें वरीयता देते हुए और उन्हें नौकरियों का लाभ मिले और इस तरीके से उन्हें रोजगार भी मिले और उनका जो आर्थिक सशक्तिकरण है वह भी हो सके। दूसरा क्या है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा यदि हम संवैधानिक प्रावधानों से विरोधाभास के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पहली बात तो यही है कि अनुच्छेद 16 में, हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, उसमें अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई है। तो यहाँ पर जब हम आरक्षण के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि एक सरकार जो है 75% रिजर्वेशन की बात कर रहा है स्थानीय लोगों के लिए, तो ऐसे में एक बात निकल कर सामने आती है कि यहाँ पर तो भाई इक्विटी अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी यदि हो तो वहाँ ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें खारिज हो रही हैं, है ना। तो अवसर के आधार पर समानता की बात यहाँ पर जब खारिज हो रही है तो यह एक तरीके से संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन माना जा सकता है। दूसरा है कि आर्टिकल 19(1)(g), जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर चर्चा की गई है, ये जो अनुच्छेद 16 है ये समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है और अनुच्छेद 19(1)(g) जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या बातें कही गई हैं, कोई भी वृत्ति, उपजीविका या कारोबार का अधिकार किसी भी व्यक्ति को है, यानी कि कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में कहीं भी जाकर करके रह सकता है, वो अपने मन मुताबिक रोजगार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी को रोजगार करने से मना कर दिया जा सकता है। लेकिन यह जो कानून बना है, यदि इस कानून के हिसाब से देखा जाए तब तो ये होगा कि भाई जो भी व्यक्ति हरियाणा में जाकर करके काम करेगा तो वो जो है हो सकता है कि उसे बाहर रहना पड़े, है ना, प्राइवेट जॉब्स में, यदि उसकी सैलरी 30,000 या फिर उससे कम है तो, है ना। तो ऐसी स्थिति में यह जो है स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है और यह जो है एक तरीके से हमारे मौलिक अधिकार का हनन भी साबित होता है। ये कुछ तर्क इस मामले में दिए जा रहे हैं। आगे देखते हैं आगे क्या बातें हैं। इस पूरे मामले में जो एक लाभ का पक्ष निकल कर सामने आता है कि आखिर क्या कुछ ऐसे लाभ के पक्ष दिख रहे हैं। यदि इनके बारे में बात करें तो पहला तो यही है कि स्थानीय जनता की जो शिकायतें हैं कि हमें रोजगार नहीं है, हमारा आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो रहा है और हमें बाहरी जो लोग हैं किसी राज्य में यदि दूसरे राज्य से आकर करके यदि कोई व्यक्ति रह रहा है, उसको यदि अधिक रोजगार मिल रहा है तो इससे कहीं उसी को फ़ायदा होता है और हमें फ़ायदा नहीं होता। ये जो शिकायतें हैं, ये जो कंप्लेंट्स हैं, इसके निवारण की कोशिश इस तरीके के कदम से किए जा सकते हैं। दूसरी बात यही है कि स्थानीय लोगों को रोजगार, यहाँ मैंने आपको चर्चा में बताया ही, स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों का संरक्षण के कॉन्टेक्स्ट में भी एक लाभ यहाँ पर दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि हरियाणा में ही हम रह रहे हैं और हरियाणा में ही हमें जॉब मिल गया है और हम हरियाणा की भाषा को, वहाँ की कल्चर के प्रति हम पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं, जानते हैं, तो फिर वहाँ रहते हुए हम वहाँ की भाषा और संस्कृति को भी सही तरीके से प्रिजर्व
कर सकते हैं, ये तर्क दिया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टिकुलर राज्य का निवासी तो है, लेकिन वो रोजगार जो है किसी और जगह पर जाकर कर रहा है। मान लिया कि कोई व्यक्ति बिहार से बिलोंग करता है और वो रोजगार कर रहा है दिल्ली में, या वो रोजगार कर रहा है पंजाब में, महाराष्ट्र में, तो इस तरीके से उसका जो स्थानीय कल्चर है वो तो डिफर कर जाएगा, है कि नहीं। मान लीजिए कि यदि वो छठ पूजा मनाता है बिहार में, छठ पूजा बिहार में एक बहुत ही महान पर्व के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में यदि वो रोजगार कर रहा है तो महाराष्ट्र में छठ पूजा का उस तरीके से क्रेज नहीं है, उस तरीके से इसे नहीं देखा जाता है। वहाँ पर गणेश चतुर्थी को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो एक तरीके से कुछ कल्चरल डिस्पैरिटी वाली स्थिति भी यहाँ पर देखी जा रही है। तो ये सब कुछ ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं कि यदि हम स्थानीय स्तर पर किसी भी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ देते हैं निजी नौकरियों में, तो वह वहीं रह करके उसी पार्टिकुलर राज्य में रह करके वहाँ की भाषा और वहाँ की संस्कृति के संरक्षण में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे मददगार साबित हो सकता है। एक और बात क्या है कि माइग्रेशन पर भी रोक लगाई जा सकती है। जाहिर सी बात है, जो अप्रवासन होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर दूसरे देश में कोई व्यक्ति चला जाता है नौकरी की तलाश में, एक अच्छे पद की तलाश में, अच्छे वेतन की तलाश में, इस पर भी रोक लगाई जा सकती है ना। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानीय लोगों की प्रेरणा और मनोबल को बढ़ावा मिलेगा। जाहिर सी बात है कि यदि आपका घर किसी राज्य के किसी पार्टिकुलर जिले में है तो आप निसंदेह तौर पर चाहेंगे, आम तौर पर मैं बता रहा हूँ, अपवाद के तौर पर नहीं, कि मेरा घर जहाँ पर है वहीं के आसपास में मेरा रोजगार भी हो, है ना। तो ये जो एक स्थितियाँ हैं, ये जो स्थितियाँ यहाँ पर निकल करके सामने आ रही हैं। लेकिन यहीं पर हम बात करें तो इसके क्या कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उस पर भी गौर करना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि निवेश पर प्रभाव पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पर प्रभाव पड़ेगा। यदि हम वर्तमान में, चूंकि हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यदि विचार किया जाए तो हरियाणा में कई मल्टीनेशनल कंपनीज आकर करके यदि वो रोजगार सृजन कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के तौर पर वो कार्य कर रहे हैं, और जो प्राइवेट जॉब्स में यदि हम देखें, प्राइवेट कंपनीज में यदि हम देखें, तो वहाँ पर मौलिक तौर पर या फिर कहा जा सकता है कि प्राथमिक तौर पर कौशल को सबसे अधिक तवज्जो दी जाती है ना, या फिर योग्यता को सबसे अधिक तवज्जो दी जाती है। लेकिन इस तरह के प्रावधान यदि लागू होंगे तो उनके कार्यशैली में अड़चन आ सकती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से संरक्षणवाद या प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा मिल सकता है ना, जिसे न्यूनतम करने की आवश्यकता है। और इसके बाद राज्यों के बीच आय असमानता में वृद्धि भी एक समस्या के तौर पर सामने आ सकती है। इसके साथ साथ व्यवसाय की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आर्टिकल 19(1) के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया, तो उसी तरीके से व्यवसाय की स्वतंत्रता पर भी यहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है, जिसको समाप्त करने की दरकार है। इसके बाद निजी कंपनियों को आर्थिक एवं स्किल्ड वर्कर्स का नुकसान हो सकता है। जो मैंने भी आपको बताया भी कि जो निजी कंपनियां हैं वो जेनरली चाहती हैं कि उनके पास स्किल्ड वर्कर्स हों या फिर बहुत ही एलिजिबल वर्कर्स हों। यदि इस तरीके का आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी तो हो सकता है उनको एक कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए उन्हें ये नुकसान झेलना पड़े, है ना। इसके अलावा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जो भावना है उसके अगेंस्ट में इस तरीके से जो कदम उठाए जाने वाली बात की जा रही है उसके अगेंस्ट में ये दिखता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो इस पूरे मामले में निष्कर्ष क्या निकल कर सामने आता है कि हमें एक राष्ट्र की भावना को बनाए रखते हुए कार्य करना होगा। ऐसा नहीं हो कि एक जगह पर अलग है, एक जगह पर अलग है, इस तरीके से नहीं, बल्कि हमें समग्र रूप से राष्ट्र के विकास को मद्देनजर रखते हुए कोई भी प्रावधान को अमली जामा पहनाना चाहिए। दूसरा यह है कि सभी हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी एक पक्ष को ही हमेशा फायदा हो और दूसरे पक्ष को हमेशा नुकसान हो। इस लिहाज से यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हरियाणा सरकार भी अपने स्तर पर इस पूरे कानून की वैधता के साथ साथ इस पूरे कानून के प्रभाव को एक बार टटोले और साथ ही जो बेहतर व्यवस्था हो सकती है उसका उपयोग किया जा सके। तो आज की चर्चा हम यहीं पर सीमित करते हैं। आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है, सवाल को देख लेते हैं। निजी नौकरियों में राज्यों द्वारा स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया जाना
संवैधानिक प्रावधानों से विरोधाभासी प्रतीत होता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही सीधा सा सवाल है। मैंने आपको चर्चा के दौरान जो जो बातें कही उसके हिसाब से आपको एक बेहतर उत्तर फ्रेम करना चाहिए। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।